What do you understand about field safety measure? Do you have any idea? What is basically field work? First, it is important to understand what is basically field work. When you proceed for field safety. Yes, what basically you understand with the term field work? No idea about that. Field work is nothing but whenever you go outside the university for a particular purpose, especially for your research output, then the trip is called field. Okay, sometimes it is called field trip or expeditions. Okay, तो जितने भी स्ट्रीम के यहाँ पे लोग हैं उन सभी में डेटा कलेक्शन के लिए आपको बाहर जाना ही पड़ता है। फॉर एग्जांपल जियोलॉजी से एसोसिएटेड सपोज आपको कोई डेटा लेना है, वाटर सैंपल लेना है, लैंड का स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है, you have to go outside the university. तो बायोलॉजिकल सैंपल आपको कलेक्ट करना है, go outside the university. तो किसी भी पर्टिकुलर सैंपल कलेक्शन के लिए ये तो एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट हो गया। सिमिलरली समटाइम्स क्या होता है, आपको कॉन्फ्रेंस भी अटेंड करने के लिए बाहर जाते हैं, तो यूनिवर्सिटी को लीव करके अगर हम कोई ग्रुप एक्टिविटी को कंडक्ट करते हैं और ऑब्टेनिंग अ डिजायर्ड गोल, then that particular activity is called field work, and in that particular field work we have emphasized on its certain aspects especially related with the safety. ठीक है, तो सेफ्टी पे आने से पहले इंपॉर्टेंट है कि फील्ड वर्क में क्या क्या एक्टिविटीज है उस पर हम फोकस करें। ये आपका कोर्स कंटेंट है, इसमें आपको बेसिकली स्टडी करनी है फूड सिक्योरिटी ड्यूरिंग फील्ड ट्रिप और एक्सपीडिशन, सेफ्टी मेजर्स ड्यूरिंग फील्ड ट्रिप, सेल्फ केयर, केयर फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, हैजार्ड वार्निंग्स, safety measures during visit to library and villages, first aid in the fields. इन्हीं पे हम फोकस करेंगे आज। बेसिकली जब भी हम किसी फील्ड वर्क को स्टडी करते हैं तो एक पर्टिकुलर स्टेप प्रोसीजर को हमें फॉलो अप करना होता है। तो उन स्टेप्स में जो सीक्वेंस है, सबसे पहले क्या है आपके पास, डिफाइन द फील्ड वर्क। जैसे मैंने आपको कहा व्हाट इज फील्ड वर्क, आपको उसके बारे में कोई आइडिया नहीं। फर्स्ट स्टेप क्या है, हमें अपने वर्क को डिफाइन करना पड़ेगा, किस पर्पस से हम किसी पर्टिकुलर फील्ड वर्क पे जा रहे हैं। अगर डेटा कलेक्शन करना है हमें, तो डेटा कलेक्शन के लिए हमारे पास क्या क्या इक्विपमेंट होने चाहिए जिनके थ्रू हम डेटा कलेक्शन करेंगे। अगर मान करके चलिए कि किसी पर्टिकुलर एरिया में हम सोशल वर्क से रिलेटेड एक्टिविटीज को कंडक्ट करने के लिए जा रहे हैं, एमएसडब्ल्यू के कैरियर्स के लिए जाते हैं, तो उन डेटा को कलेक्ट करने के लिए हम कहाँ जाएंगे, विलेजेस में जाएंगे। तो विलेजेस तक पहुँचने के लिए और वहाँ स्टे करने के लिए हमारे पास जो डिजायर्ड टूल्स चाहिए वो है या नहीं, तो ये तभी हो पाएगा जब हमारे पास डेफिनेट गोल हो क्या करने के लिए बाहर। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप इज डिफाइन द फील्ड। Second is project feasibility. Project feasibility means कि जो भी पर्टिकुलर वर्क या टास्क लेकर के हम फील्ड में आ रहे हैं वो कितना पॉसिबल है, कितना एप्रोप्रिएट। फॉर एग्जाम्पल मान करके चलिए कि हमें किसी पर्टिकुलर लोकेशन में कौन से पर्टिकुलर मिनरल्स अवेलेबल है इसके बारे में फाइंड आउट। ठीक है, जियोकेमिकल एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड एक्टिविटी को हमें कंडक्ट करना है। तो अब उसके कंडक्शन के लिए देयर आर अ डिवाइस व्हिच प्रोड्यूसेस डिफरेंट काइंड ऑफ वेव्स, डेल्टा वेव्स, थीटा वेव्स एटसेट्रा, और उन वेव्स के ट्रैवलिंग स्पीड के बेसिस पे हम ये फाइंड आउट करते हैं कि क्या डेंसिटी नीचे मिनरल्स की हो सकती है। लेकिन आप ऐसे पर्टिकुलर लोकेशन पे पहुंचे हैं जिस लोकेशन पे इस तरह की एक्टिविटी की कोई परमिशन ही नहीं है,
ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप इंडिया में तो इंडिया में फील्ड वर्क के लिए आप जा सकते हैं, यू आर मेकिंग योर टारगेट फ्रॉम अदर कंट्रीज आल्सो, पर वहां पे ये परमिशन ग्रांटेड नहीं है कि आप इस तरह की कोई एक्टिविटी कंडक्ट करें जिसमें हम रेडियो वेव्स या उससे एसोसिएटेड सुपरसोनिक वेव्स या माइक्रो वेव्स को यूटिलाइज करें। तो जब इस तरह की परमिशन वहां ग्रांटेड ही नहीं है, इट मींस आप जो प्रोजेक्ट का टास्क लेकर के चल रहे हैं दैट विल नॉट बी कंप्लीटेड। आप समझ में आई? तो आपके एम के साथ साथ आपके पास ये भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि जो टास्क हम लेकर के चल रहे हैं वो उस लोकेशन पे कितना फिजिबल है। ठीक है, इस चीज को कंडक्ट होने की पॉसिबिलिटीज क्या है। इफ देयर आर सर्टेन लॉज और देयर आर सर्टेन अदर लिमिटेशंस which creates non-feasibility of your work, then you should avoid such conditions. Project feasibility के बाद risk inherent in site and risk inherent in work. जब हम उस particular location पे पहुंच जाते हैं या जब हम प्लानिंग स्टेज में होते हैं तो हमें रिस्क को ऑलरेडी एसेस कर लेना चाहिए कि किस तरह के रिस्क हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने पूरी तैयारी कर ली, वहां के लीगल फॉर्मेलिटीज के बारे में भी पता कर लिए, और जो इंस्ट्रूमेंट लेकर के गए दैट इज नॉट, देयर इज अ काइंड ऑफ रिस्क दैट योर वर्क लेट। मैं अपनी पूरी प्रिपरेशन के साथ आया था, पेन ड्राइव लगाए, हैंग, तो क्या है ये पहले से चेक होना चाहिए whether it is working or not working, or there are some problem has been, तो इसको हम कहते हैं रिस्क असेसमेंट। कोई भी पर्टिकुलर फंक्शन हम परफॉर्म करने जा रहे हैं तो उससे रिलेटेड कौन-कौन से पैरामीटर हैं जो हमारे वर्क को अफेक्ट कर सकते हैं, उन पैरामीटर्स को हमें साइट पे पहुंचने से पहले प्लानिंग स्टेज में जो की है देख लेना चाहिए, उसका असेसमेंट कर लेना चाहिए, और जब हम साइट स्टेज पे पहुंच जाते हैं व्हेन वी स्टार्ट द प्रोग्रेस ऑफ आवर वर्क, तो उस ड्यूरेशन में भी हमें रिस्क असेसमेंट इन कॉन्टिन्यूएशन करते हैं। तो अब एट द साइट क्या हो सकता है, सपोज किसी इक्विपमेंट के थ्रू हम ड्रिल कर रहे हैं, लेकिन क्या होगा उसमें अल्टीमेटली जो की है ड्रिल के लिए जो बीट चाहिए वी डू नॉट हैव इट, या हमारे पास है लेकिन वो जो उसकी बीट है वो टूट गई, हमने एक्स्ट्रा कुछ नहीं रखा उसके साथ, ये इज अ प्रॉब्लम। तो इस तरह की चीजें आपको निकलने से पहले और वर्किंग कंडीशन से पहले प्लान करके रखनी चाहिए कि क्या क्या रिस्क वहां पे आ सकते हैं जिनकी वजह से हमारा जो प्रोजेक्ट गोल है वो डिले हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फील्ड, organization of field work stands who is the supervisor, how many candidates are divided in a particular group, is the group having some persons who is specialized in first aid procedures etc. किसी भी पर्टिकुलर टास्क को आप कंडक्ट करने जा रहे हो वो टास्क किसी न किसी के गाइडेंस में होगा, गाइडेंस कौन होगा, सुपरवाइजर होगा। उसके बाद सुपरवाइजर इस वर्क को कंडक्ट कराने के लिए कुछ ना कुछ टीम जो थी उसने डिवाइड कर रखी होगी, 10 स्टूडेंट्स का, 2 स्टूडेंट्स का, 5 स्टूडेंट्स का। दूसरा पार्ट क्या आता है सुपरवाइजर के साथ यूजर पार्टिसिपेंट्स, ठीक है, और इसके अलावा कुछ पर्संस स्पेशलाइज्ड होने चाहिए फर्स्ट एड एक्टिविटीज के बारे में, जिनके पास इमरजेंसी कंडीशन को टैकल करने के लिए इस तरह के फर्स्ट मेडिकेशंस है वो उनके पास, वो फील्ड वर्क की एक्टिविटी, बट ऑब्वियस सी बात है कि चोट लगने की संभावना कम है। तो अगर इस तरह की कोई सिचुएशन अराइज हो रही है, must have some kind of disability, must have some kind of IOD related solutions, etc. ठीक है, तो ग्रुप में किस तरह के मेंबर्स एसोसिएटेड है उनको हम इस पर्टिकुलर क्लास में रखते हैं ऑर्गेनाइजेशन। देन फाइनली कंडक्ट ऑफ फील्ड, जो भी पर्टिकुलर एक्टिविटी जिसके लिए आप निकले हैं उस चीज को किस तरह से कंडक्ट करेंगे, दैट स्टेप वाइज प्रोसीजर्स विल कॉल्ड कंडक्ट ऑफ फील्ड।
अब ये सभी फील्ड के लिए अलग अलग है, जो जियो केमिकल एक्सप्लोरेशंस के लिए गए उनका अलग हो सकता है, जो कुछ पर्टिकुलर पर्संस अगर किसी इंडस्ट्रियल विजिट पे गए हुए हैं कि कौन से वहां पे इंस्ट्रूमेंट है, किस तरह से वो वर्क करते हैं, उनका कंडक्ट ऑफ मेथड अलग अलग हो सकता है। तो इस पर्टिकुलर लेवल पे कंडक्ट ऑफ फील्ड वर्क पे ये डिपेंड करेगा कि किस पर्टिकुलर पर्पस को अचीव करने के लिए आप अपने स्टेशन से आउटवर्ड। डबल चेक, ये पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट थिंग्स है जिनको आपको एट मोस्ट इंपॉर्टेंट लेते हुए जरूर चेक कर लेना चाहिए। इसमें क्या क्या है, ट्रैवल डॉक्यूमेंट आपके पास है कि नहीं एसोसिएटेड, प्रॉपर ट्रैवल अरेंजमेंट्स है कि नहीं जिससे भी आपको जाना है, जो भी पर्सन इनकॉर्पोरेटेड है स्पेशली अगर आउट ऑफ द कंट्री विजिट तो उनका इंश्योरेंस प्रॉपर है या नहीं है, एकोमोडेशंस की क्या फैसिलिटी है, कैटरिंग कंडीशंस क्या है, कम्युनिकेशंस के लिए कौन से इक्विपमेंट उन्होंने लिए हुए हैं, फर्स्ट एड, इमरजेंसी ड्रिल इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स इंडिविजुअल कैंडिडेट्स को प्रोवाइड कराए गए हैं या नहीं कराए गए हैं। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स व्हिच यू हैव टू डेवलप। देन फिर प्रोसीड विद द वर्क एंड फीडबैक कलेक्ट, जो भी आपके कलीग्स हैं उनसे आप फीडबैक जो भी है गैदर करेंगे कि उन्होंने उस पर्टिकुलर ट्रिप पे क्या एक्सपीरियंस फाइंड आउट किया एंड देन सबमिट इट टू योर सुपरवाइजर व्हाट यू वुड हैव टू अचीव। ठीक है, तो इन सभी पर्टिकुलर थिंग्स के कोलैबोरेटिव बॉन्डिंग से ही फील्ड वर्क की ट्रिप सक्सेसफुली कंप्लीट। ठीक है, तो जो कमिंग इसके स्लाइड्स आएंगे आपके वो इन्हीं से एसोसिएटेड एक्टिविटीज को वन बाय वन हम डिस्क्राइब करेंगे। So what is field work? Any work undertaken by staff or student for the purpose of teaching, research, short programs undertaken overseas. मैंने बार-बार बताया जरूरी नहीं है कि वो आपकी कंट्री से ही एसोसिएटेड हो, you might choose the place other from your country or other activities while representing the university offsite. तो यूनिवर्सिटी ऑफ साइट कोई भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं, it is definitely classified under field work. Field work includes activities such as attendance at conferences and recruitment fairs, diving activities, sea diving वगैरह करते हैं जो कि अंदर जाकर के जब भी ओशिनोग्राफिक एक्टिविटीज को कंडक्ट करना रहता है, माउंटेनियरिंग, विलेज और सिटी विजिट्स, सोशल वर्क एसोसिएटेड विद एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, सर्वे और सैंपल कलेक्शन वर्क एक्सेट्रा। तो आपके माइंड में एक ब्रॉड पिक्चर बन गई होगी कि किस तरह की एक्टिविटी को कंडक्ट करने के लिए बेसिकली फील्ड ट्रिप ऑर्गेनाइज की जाती है। बेसिक प्रिंसिपल्स, all individuals involved in the activity must have a clear understanding of its nature, purpose and aim. क्योंकि जब तक ये आपको पता नहीं होगा आप आगे की किसी भी प्रोसेस के लिए प्लानिंग कर ही नहीं सकते। तो किस वर्क के लिए आप जा रहे हैं, आपका गोल क्या है वहां पे जाकर के अचीव करना, वो सभी इंडिविजुअल्स को पता होना चाहिए। In planning the work, care must be taken not to overestimate what can be achieved, bearing in mind the experience and training of the group and the nature of the environment. क्या कहने का मतलब है यहाँ पे, आप किसी पर्टिकुलर वर्क को लेकर के चल रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि उस लोकेशन पे जाकर के हमें पैरामीटर A to Z ये हमें स्टडी करनी है, but due to certain circumstances, suppose वेदर कंडीशन हमें परमिट नहीं कर रही, हम ए से क्यू तक की ही एक्टिविटी कंडक्ट कर पाए, तो ऐसे केसेस में आपके पास एक रिटर्न प्लान भी होना चाहिए कि हम किस लेवल तक मैक्सिमम अपने गोल को अचीव करें और उसके बाद रिटर्न करें, बिकॉज प्रोजेक्ट आउटपुट इज नॉट सो मच इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू योर सेफ्टी। That's why we're focusing here in all aspects. What is safety for them? ठीक है, first thing is safety in field trip, then your project out. और उसमें भी हमें इवैल्यूएट करना है मैक्सिमम जिस लेवल तक हम जा सकते हैं, अपने उतने टारगेट को अचीव करें, अगर कंडीशंस परमिसिबल नहीं है तो वहां से रिटर्न बैक करें। ठीक है, किसी भी कंडीशन में ये जो चीज है, work here must be taken not to overestimate,
व्हाट कैन बी डू, ये हमेशा आपको जो है याद रखना है। Consideration should be given to contingency plans in the event of an emergency during the trip, and all participants should be advised of these plans. मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, एक तो कंटिजेंसी प्लान होना चाहिए, कि मींस अगर इक्विपमेंट फेल हो रहा है तो हम अपने वर्क को कैसे जो है प्रोसीड करेंगे। वेदर कंडीशंस परमिट नहीं कर रही हैं तो किस लेवल तक हम अपने वर्क को करेंगे, उसके बाद हम रिटर्न आ जाएंगे। यू हैव टू प्लान प्रॉपर्ली विद दीस एक्टिविटीज। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो जैसा कि आपने देखा कि टीम में दो ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक सुपरवाइजर जिसके डायरेक्शन में आपको वर्क करना है, दूसरा पार्टिसिपेंट्स इटसेल्फ। तो इन दोनों के ही इंडिविजुअल अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है जिन पे हम फोकस करेंगे। एकेडमिक सुपरवाइजर responsible for undertaking the risk assessment prior to the work starting and ensuring the field work is planned in advance and all permissions required are identified and obtained. There should be a clear command structure within the group, but the overall duty to ensure health and safety lies to the field work leader. बार-बार मैंने आपको ये चीज बताया है कि utmost attention किस पे देना है, सेफ्टी पे, और उसकी पूरी जिम्मेवारी जो कि आपके सुपरवाइजर के ऊपर है। उसी को प्लान करना है कि किस तरह से लेकर के जाना है, प्रोजेक्ट के आउटपुट्स हमें क्या क्या लेने हैं, और सेफ्टी किस तरह से जो कि हमें रखनी है, कोई भी हैपनिंग की कंडीशंस जो कि है ड्यूरिंग द फील्ड वर्क ऑपरेट। The field work leader is empowered to act in the interest of safety to change itineraries or abort field work. अगर सेफ्टी कंडीशंस अलाउ नहीं कर रही हैं तो बेटर है कि आप अपने फील्ड वर्क को कैंसिल करें। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट टू अचीव योर टास्क। They must also, where appropriate, allocate specific supervisory duties, allocate a competent person to lead any subgroups, delegate explicit responsibility to leader of each subgroup to know the total number and identities of those they are responsible for supervising. Sometimes क्या होता है कि supervisor single आपके साथ जो किया जा रहा है, and it is not possible कि अगर 20 के people का group है तो वो सभी को command execute कर पाएंगे। तो ऐसे केस में उसको ग्रुप को स्प्लिट कर देना चाहिए अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग, और उसमें एक एक जो भी है मेंबर क्रिएट कर देना चाहिए जिसका काम होगा अपने ग्रुप के बाकी मेंबर तक उस इंफॉर्मेशन को कन्वे करना। स्टूडेंट्स और पार्टिसिपेंट्स, इनके क्या रोल है? In a field work team have a responsibility to adhere to sensible standards of behavior and they should be made aware of the standard expected of them. Attend all briefings prior to the activity, indicate any medical condition or circumstances which may affect their ability to undertake the activity safely. तो कोई भी पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर के थ्रू दिया जा रहा है तो केयरफुली लिसन आउट करना है उसे, किस तरह से किसी पर्टिकुलर वर्क को कंडक्ट करना है वो उसके माइंड में क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए उसके लिए, और अगर किसी तरह की अनफिटनेस है, मेडिकल अनफिटनेस है, तो वो डेफिनेटली अपने सुपरवाइजर को प्रायरली रिपोर्ट करे। अदरवाइज हो सकता है कि टास्क उसको जो असाइन किया गया है मेडिकल कंडीशंस की वजह से वो उस चीज को फुलफिल कर पाए। Carry any necessary medical cards providing blood or allergy details along with their university ID card. Obey all instructions given by the supervisor. Observe instructions for reporting after completing of work. Report any personal injury or illness arising during the activity of field work leader or supervisor. तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके बारे में आपको ऑलरेडी पता ना हो, ठीक है? तो इम्पोर्टेंट थिंग जो है वो मेडिकल अटेंशन है कि अगर इस तरह की कोई चीज है तो प्रायरली आप जो है अपने सुपरवाइजर को रिपोर्ट करें। The nature and extent of civil liabilities between the institution and the field work participants and the nature and extent of their civil liabilities to others are affected by many factors which can only be resolved in the courts and may depend upon which country's legal system is deemed to have jurisdiction. मैंने ऑलरेडी इसका एग्जांपल आपको बताया था कि कुछ पर्टिकुलर एरियाज या कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज ऐसी होती हैं जिनमें सर्टेन एक्टिविटीज बैन है, जैसे
कंट्रीज कहती हैं कि हमारे यहाँ माइनिंग बैन है, कुछ कंट्रीज कहती हैं कि सुपरसोनिक वेव्स या अल्ट्रा वेव्स के ऑपरेशन को परमिशन ग्रांट नहीं करते, कुछ कंट्रीज कहती हैं हमारे यहाँ ड्रोन एक्टिविटीज बैन है, ठीक है। तो जिस तरह के एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए आप जा रहे हैं वहां से रिलेटेड जो भी लीगल डॉक्यूमेंटेशन या लीगल फॉर्मेलिटीज है यू हैव टू ऑब्टेन फॉर दैट, ठीक है। अगर मान करके चलिए कि आपको वारापुला सेक्टर में जो भी है एनिमल बिहेवियर स्टडी करना है, तो वारापुला सेक्टर बेसिकली क्या है, मिलिट्री इनहैबिटेटेड एरियाज है और आपको एनिमल बिहेवियर स्टडी करनी है, बट ऑब्वियस सी बात है कि वो डेंस फॉरेस्ट है, वहां एनिमल बिहेवियर स्टडी के लिए बेस्ट लोकेशन है। और होगी कैसे, वो ड्रोन के थ्रू होगी, until and unless you do not have any legal permission, you think you will conduct your work? No. ठीक है, तो जहां भी इस तरह की लीगल रिक्वायरमेंट है आप उस लीगल रिक्वायरमेंट से रिलेटेड फॉर्मेलिटीज डेफिनेटली कंप्लीट करें, क्योंकि प्रोजेक्ट वर्क में अगर किसी भी तरह की लीगैलिटीज इशू आती तो वो सबसे बैड इम्पैक्ट होता है, देयर शुड नॉट बी एनी लीगल इशू, क्योंकि फिर जो भी आप आउटकम लेकर के आओगे दैट इज अगेन अंडर द सस्पिशियस। Reasonable inquiries should be made to identify any relevant legislation of the country in which the field work is taking place relating to the activities planned. That is use of drones for studying animal behavior, use of dynamite for mining related activities, etc. Risk assessment. A suitable and sufficient assessment will be identify foreseeable risk. जब भी आप ट्रिप पे जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से पैरामीटर है जो रिस्क को कॉज कर सकते हैं। Be appropriate for the level of risk. Enable the assessor to decide on action to be taken and priorities to be established. Be compatible with the activity. जो भी एक्टिविटी आप कंडक्ट करने जा रहे हैं उस एक्टिविटी को एकदम लिमिट में रहते हुए उस चीज को कंडक्ट करें। अगर लिमिटेशन ये है कि पैरामीटर ए और बी के बियॉन्ड आपको नहीं जाना, कहां पे, स्पेशली टेरिटरीज, अगर जियो माइनिंग से रिलेटेड कोई एक्टिविटी, तो डेफिनेटली अगर आपको लग भी रहा है कि हमारे रिजल्ट इंप्रूव हो जाएंगे अगर हम इस पैरामीटर से थोड़ा लेफ्ट चले गए, तो ऐसी कंडीशंस अगर अराइज हुई तो आपको नहीं करेंगे, यू मस्ट बी इन अ लिमिट कंडीशन। The risk assessment and contingency plan where appropriate should be revised throughout the field work to ensure that it is always up to date and relevant changing circumstances and reviewed in the light of incidents or changing circumstances or conditions. So basically कौन सी conditions? Weather conditions especially, कि अगर 2-4 दिन का वेदर प्रॉपर नहीं है तो अपने काम को वहां पे बंद कर दें, फिर आगे जब एप्रोप्रिएट कंडीशन होगी भी है तो स्टार्ट करें। Threat analysis. The sensitivities of the nature of the field work being undertaken in the context of location, GM field trials, animal research and gender-based violence should also be analyzed. तो किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर मान करके चलिए आप कोई पर्टिकुलर वर्क स्टार्ट कर रहे हैं, जीएम फील्ड ट्रायल्स की जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो ये इंडिकेट कर रहा है जियो माइनिंग से एसोसिएटेड, वहां पे ऐसी कंडीशन रेज ना हो जाए कि वहां के जो लोकेलाइट्स हैं उनसे कोई इश्यू अराइज हो जाए, ठीक है। या समटाइम्स कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो एक पर्टिकुलर एरिया के लिए बहुत ज्यादा वायलेंट है और आपकी एक्टिविटी वहां पे, सो यू हैव टू टैकल द सिचुएशन कि उनको किस तरह से मनाना है या फिर अपने काम को अवॉइड करना है, ठीक है। तो थ्रेट एनालिसिस का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ये है कि ये उन तरह के रिस्क की कैटेगरी है जिसके बारे में प्रीवियसली आपको कोई आइडिया नहीं, once you reach at the location then you find out that in this situation I am not being able to perform my work, क्योंकि ऑलरेडी वहां की लोकेलिटीज के बारे में हो सकता है कि आपने जो इंफॉर्मेशन दी सब बेटर मिला, बट स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल इफ वायलेंट
on particular area you cannot conduct yoga, because safety first, then your project. Where destinations are found to be unstable or there are significant cultural differences, an orientation session should be arranged and all field workers in that location for the first time required to attend. तो जहां भी इस तरह के कंडीशंस अराइज होते हैं वहां पे एक ओरिएंटेशन सेशन रखना चाहिए, जो वहां के पीपल है उनको भी बुलाइए, आपके ग्रुप भी वहां पे जाएंगे, आपस में कोऑर्डिनेशन करिए जो कि हम जो एक्टिविटी कंडक्ट करने जा रहे हैं इस पे इस पर्टिकुलर लोकेशन पे कोई भी फैक्टर नहीं, देन प्रोजेक्ट फीजिबिलिटी। प्रोजेक्ट फीजिबिलिटी के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दैट इज एसेस, फिटनेस, ट्रेनिंग, हेल्थ एंड स्टाफ। तो इनको हम वन बाय वन देखेंगे कि बेसिकली ये क्या चीजें हैं। एसेस मींस कैसे हम पर्टिकुलर साइट तक रीच करेंगे, क्या क्या उसके लिए हमारे पास बेसिक रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। सो यू हैव ट्रैवल अरेंजमेंट्स, परमिशन टू वर्क ऑन साइट, प्रोविजन फॉर डिसेबल्ड, अवेलेबिलिटी ऑफ असिस्टेंस, एकोमोडेशन एंड इंश्योरेंस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जब भी आप किसी पर्टिकुलर फील्ड ट्रिप के लिए जा रहे हो तो एसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इन पैरामीटर्स पे डेफिनेटली आपका फोकस होना चाहिए। यू शुड नॉट ओवरलुक एनी ऑफ द पर्टिकुलर। So please explain the third point. प्रोविजन फॉर डिसेबल्ड। अब जैसे आप अपनी यूनिवर्सिटी में ही देख लीजिए, एक रैंप बना रहता है सब जगह जो किए जाने के लिए, ओके, है ना। तो रैंप का प्रोविजन किसके लिए? फॉर द डिसेबल्ड। अगर डिसेबल्ड कोई पर्टिकुलर पीपल आपके ग्रुप में है तो उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती है, तो उन रिक्वायरमेंट्स को भी ध्यान में रखते हुए हमें इन प्रोविजंस को लेकर के चलना चाहिए, ठीक है। और कहीं पे इस पे कोई पर्टिकुलर डाउट? एक चीज और, कहीं आपके माइंड में कोई डाउट है तो आप डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं या रखिए उन्हें अपने पास, जब एंड करेंगे हम इस पर्टिकुलर लेक्चर को वहां पे डिस्कस करेंगे। Fitness. Participants should be fit to carry out all their assigned tasks. A functional questionnaire should be completed and submitted to the occupational health unit if necessary. तो फिटनेस ऑलरेडी इंपॉर्टेंट है और मैंने पहले भी बताया कि अगर कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन है जो आपके वर्क को इनहिबिट कर सकती है तो ऐसी कंडीशन के बारे में आप अपने सुपरवाइजर को डेफिनेटली, जब भी कोई क्रिकेट टीम कहीं जाती है किसी पर्टिकुलर, उनका भी फील्ड वर्क ही हो गया कि दूसरे कंट्री में जाकर के वो मैच खेल रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि वहां पे फिटनेस सर्टिफिकेट लगता है, दैट पर्टिकुलर प्लेयर इज नॉट बीइंग एबल टू प्ले ड्यू टू अनफिटनेस। पता है कि नहीं स्टेटमेंट में, तो आपको पता लग गया होगा फिटनेस हाउ इट इज इंपॉर्टेंट। तो जिस तरह का वर्क है आपका, अगर मान करके चलिए कि जिस पर्टिकुलर एक्टिविटी को वो कंडक्ट करने जा रहे हैं वो स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है, तो वहां सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? फिटनेस, ठीक है। ट्रेन, किन किन पर्टिकुलर फील्ड्स में ट्रेनिंग हमारे पास होनी चाहिए? नेविगेशन से एसोसिएटेड। कहीं पे भी आप जाते हो तो आज की डेट में क्या करते हो? सबसे पहले जो की है जीपीएस सिस्टम को ऑन कर ले तो डायरेक्शन आपको मिलते रहता है, दैट इज द नेविगेशन सिस्टम। तो नेविगेशन लोकल एरिया में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि आउट ऑफ द कंट्री। तो वहां आपके पास, क्योंकि आपको बिल्कुल भी डायरेक्शन कुछ नहीं पता है, सो यू मस्ट हैव अ नेविगेशन डिवाइस। और अगर आप सी से रिलेटेड किसी एक्टिविटी में जा रहे हो तो कंपास होना चाहिए आपके पास, बिना उसके जीपीएस भी वहां पे प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। सो यू मस्ट हैव अ नेविगेशन सिस्टम। नेविगेशन सिस्टम तो होना चाहिए, उसके साथ इंपॉर्टेंट क्या है? ट्रेनिंग, हाउ टू यूज दैट पर्टिकुलर नेविगेशन सिस्टम, ठीक है। फर्स्ट एड तो हो आपके पास, पर कैसे उसको यूज करना है, यू मस्ट बी ट्रेन फॉर दैट पर्टिकुलर, और नॉट ऑल पर्टिकुलर पर्संस शुड बी ट्रेन, सम ग्रुप ऑफ पीपल मस्ट बी ट्रेन फॉर दैट। लैंग्वेज, जिस पर्टिकुलर लोकेलिटी में आप वर्क करने जा रहे हो लैंग्वेज की ट्रेनिंग होनी चाहिए। इंटरपर्सनल स्किल्स, हाइजीन एंड हेल्थ इंफॉर्मेशन, स्पेसिफिक स्किल्स, अगर डाइविंग से रिलेटेड कुछ है तो उससे रिलेटेड, यूज ऑफ क्लिंबिंग रोप्स एटसेट्रा, जिस तरह का आपका है तो उनसे रिलेटेड जो बेसिक ट्रेनिंग है यू मस्ट accompany with that. Health,
सबको बोल दो नीचे। कोई एक जो जानता हूँ वो इन्फॉर्म करके चलो कंटिन्यू ही करते हैं इस चीज को जब तक वो आते हैं इसमें। तो हेल्थ से रिलेटेड अगर इश्यूज पे हम बात करें जो कि है तो इन जनरल किसी भी पर्टिकुलर फील्ड ट्रिप के लिए जो भी आपकी प्रिवेलिंग कंडीशंस हैं पार्टिसिपेंट शुड बी असेस्ड whether he or she is suitable for conducting that particular work or not, या किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन में अगर वो उस मेडिकल फिटनेस को अटेन कर सकते हैं तो ऐसी कंडीशन में उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन को रिपोर्ट करके वो सुपरवाइजर को अपने ग्रुप को ज्वाइन करके फिर वो फील्ड फॉरवर्ड जा सकते हैं। स्टाफ में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि दो पर्टिकुलर उसके कंपोनेंट्स होते हैं, सुपरवाइजर और स्टूडेंट। तो जब भी किसी फील्ड ट्रिप के लिए हम जा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है कि ग्रुप में कितने मेंबर्स एसोसिएटेड और उन पर्टिकुलर ग्रुप मेंबर्स को क्या एक पर्सन सुटेबली अपना मैसेज कन्वे कर सकता है या नहीं। तो इसलिए क्या इंपॉर्टेंट है, सुपरवाइजर टू पार्टिसिपेंट रेशियो। तो ये एप्रोप्रिएट होना चाहिए किसी भी वर्किंग गोल को अचीव करने। If the ratio is not suitable, your work will be affected and it is delayed. Then conduct of field works. तो फील्ड वर्क में कंडक्ट करने के लिए जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है दैट इज लोकल कंडीशंस, ट्रांसपोर्ट, वर्किंग प्रैक्टिसेस एंड इमरजेंसी। अब जैसे इसमें लोकल कंडीशंस की हम बात करें तो हम बात कर रहे हैं लोकल कंडीशंस इस तरह से जो कि आपके वर्क को अफेक्टेड करें। तो लोकल कंडीशंस में क्या आ सकता है, जिस पर्टिकुलर लोकेशन पे आप गए हैं वहां का वेदर क्या है, ठीक है, आपने प्रायर इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड ली है या नहीं। इसी तरह से लोकल कंडीशंस में वहां के जो पीपल्स हैं उन पीपल से एसोसिएटेड जो उनकी लैंग्वेज है, आपके ग्रुप में कोई मेंबर उस चीज को जानता है या नहीं जानता है, ठीक है, उनके वायलेंस बिहेवियर के बारे में, ये सब जो कंडीशंस है दैट कम्स अंडर लोकल कंडीशंस। इसके बाद जैसे फार्मिंग प्रैक्टिसेस होते हैं, आप किसी पर्टिकुलर वेजिटेशन पे सपोज रिसर्च करके लिए गए और वेजिटेशन पे रिसर्च करने के लिए किसी तरह से एक पर्टिकुलर अफवाह सपोज हो जाती है कि आप जो रिसर्च कर रहे हैं वो वहां के लोकल क्रॉप के जेनेटिक कंपोनेंट को चेंज करेगा, ठीक है। जैसे अगर आपको पता नहीं, मुझे पता है या नहीं है आप लोगों को, इनिशियल डेज में क्या था, जब डैम से पानी वगैरह छोड़ा जाता था तो उनको क्रॉप के लिए वो यूज नहीं करते थे। क्यों? ऐसा बिलीव था पर्संस का कि जो डैम से पानी आता है उसकी एनर्जी तो जो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में यूज हो गई, सो वाटर इज नॉट कंपेटेबल, नॉट फिट फॉर द पर्पस ऑफ इरिगेशन। तो ये क्या, ये अफवाह ही थी, कोई साइंटिफिक फैक्ट नहीं था इसका, ठीक है। इसी तरह से अगर लोकल एरिया की जो फार्मिंग कंडीशंस है और आप फार्मिंग रिसर्च के लिए ही गए और किसी तरह से ये अफवाह फैल जाती है कि आपके रिसर्च से उस पर्टिकुलर क्रॉप पे एडवर्स इफेक्ट है, तो वहां के लोग क्या आपके प्रोजेक्ट को सपोर्ट करेंगे? नहीं करेंगे। तो ये चीज हमें देखनी चाहिए कि हम जो वर्क करने जा रहे हैं, हमें पता है इसमें कोई कंट्रोल नहीं है आपका, बोर्ड जैसा तो कोई टॉपिक है
सारी कोई बात नहीं, इससे देखते हैं ये भी बंद हो जाएगा तो सेल्फ स्टार्ट है। हाँ, तो हम फार्मिंग प्रैक्टिसेस के बारे में बात कर रहे थे। तो फार्मिंग प्रैक्टिसेस मेरे ख्याल से आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। Yes, sir. तो स्पेशली फार्मिंग प्रैक्टिसेस क्यों इस पर्टिकुलर पॉइंट में जोड़ा गया है लोकल कंडीशंस में, क्योंकि ये इशू बहुत ज्यादा है, ठीक है। सो यू शुड अवेयर फॉर दैट। देन एप्रोप्रिएट परमिशंस, जिस तरह की एक्टिविटी आप करने जा रहे हैं, अगर वहां कोई रेगुलेशन है उससे रिलेटेड तो आपके पास लीगल परमिशंस होनी चाहिए। देन ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्ट रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज हैं, जब भी आप ट्रैवल के लिए जाते हो तो आपको पता है क्या क्या चीजें, व्हीकल का प्रॉपर अरेंजमेंट है कि नहीं, ग्रुप कितने लोगों का है उसके अकॉर्डिंग व्हीकल एप्रोप्रिएट है कि नहीं, लाइसेंस प्रॉपर है कि नहीं, जो लाइसेंस है गाड़ी का वो किस पर्पस के लिए है। मींस आपने देखा होगा व्हाइट नंबर प्लेट और येलो नंबर प्लेट है ना, ट्रैवल एजेंसी है येलो नंबर प्लेट, पर्सनल व्हीकल है व्हाइट नंबर प्लेट। तो इसी तरह से जो भी अरेंजमेंट नेसेसरी है व्हीकल रिलेटेड, these all are coming under transport related activities. Working practices, अब वर्किंग प्रैक्टिसेस में किन पर्टिकुलर पॉइंट्स पे हमें फोकस करना चाहिए, वन बाय वन डिस्कस करें। जैसे ड्रोन वर्किंग अवॉइडेड, ऑब्वियस सी बात है, जब आपका ग्रुप बनाया गया है तो डेफिनेटली आप ग्रुप में एक्टिविटी को कंडक्ट करिए। एज फार एज पॉसिबल इट इज नॉट परमिटेड फॉर अ पर्टिकुलर कैंडिडेट टू परफॉर्म द वर्क। क्या टाइम कहां रह गए सर? फ्राइडे को मुझे नमाज पढ़नी है। चलो ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो दिस इज आल्सो अ काइंड ऑफ कंडीशन। मैंने बताया जिस ड्यूरेशन में आप जा रहे हो वहां पे वर्क करने ये सर्टेन टाइम ऑफ डिफरेंस के लिए ये हंसने वाली बात नहीं है। टू इंप्लीमेंट दैट इज अ टेक्निकल प्रॉब्लम आल्सो, कि वहां की एक्चुअल कंडीशंस क्या है, उन कंडीशंस पे आपको फोकस करना है। देन क्लाइमेटिक कंडीशंस वी ऑलरेडी डिस्कस, प्रोविजन फॉर शेल्टर। क्लाइमेटिक कंडीशन अगर चेंज हो रही है, आपने वेदर रिपोर्ट ले रखा है, इमरजेंसी सिचुएशन है, तो साइकिल की भी व्यवस्था आपके पास होनी चाहिए। देन सेफ सिस्टम ऑफ वर्किंग, परमिट टू वर्क, वर्कर्स ट्रेन एंड फिट, एंड लिमिटेशन ऑफ टाइम स्पेंट ऑन वर्किंग। कितने टाइम आवर के लिए आप अपने उस पर्टिकुलर वर्क या प्रोजेक्ट वर्क को कंडक्ट करेंगे, वो भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर। अगर आपको 10 to 5 का टाइम दिया गया तो बेटर ये होगा कि आप 10 to 5 के बीच में ही वर्किंग कीजिए। यू कैन नॉट एक्सटेंड योर वर्क विदाउट परमिशन ऑफ योर सुपरवाइजर। इमरजेंसी सिचुएशन में आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट थिंग है? नंबर फर्स्ट, कम्युनिकेशन। मींस अगर इमरजेंसी सिचुएशन अराइज हो रही है तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड टूल्स आपके पास है या नहीं है? तो क्या होते हैं कम्युनिकेशन से रिलेटेड टूल्स इमरजेंसी सिचुएशन को मॉनिटर करने के लिए? कैसे आप इंफॉर्मेशन देंगे? बुक्स हो सकती हैं, लोकल बुक्स जिसमें लोकल लैंग्वेज गाली जिसको हम लोग बोलते हैं, और डिक्शनरी क्या हो सकती है इमरजेंसी सिचुएशन? आप किसी इमरजेंसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं और आपको इंफॉर्मेशन कन्वे करना, कम्युनिकेट करना, फोन, बट इफ देयर इज नो सिग्नल एट ऑल, satellites. Again, there is no satellite. Then you find your own way. Help yourself. Flare system. Flare means एक धुआं करने वाला डिवाइस होता है, उसमें आग लगाइए और तुरंत जो भी है वो कलरफुल रोशनी देगा चारों तरफ, डस्ट जैसे सिचुएशन क्रिएट, दैट इज कॉल्ड फ्लेयर। उसमें तो किसी सिग्नल की जरूरत नहीं है, अगर आसपास कोई गुजर रहा होगा, जा रहा होगा, तो पता लग जाएगा देयर इज समथिंग इमरजेंसी सिचुएशन इज देयर। ठीक है, तो ये सब मीन्स आपके पास होने चाहिए। देन सिक्योर एकोमोडेशन, जहां भी आप रुक रहे हैं वहां की सेफ्टी को भी कंसीडर करते हुए, जैसे सपोज होटल में जा रहे हैं स्टे करने के लिए, तो इन जनरल कोई ये नहीं पूछता व्हाट इज द इवैक्यूएशन प्लान, इमरजेंसी सिचुएशन में क्या करना है, जबकि फ्रंट में ही उसका पूरा डायग्राम बना रहेगा और उसमें रेड कलर में लिखा रहेगा दिस पर्टिकुलर लोकेशन इज फॉर इवैक्यूएशन, बट नोबडी केयर्स अबाउट दैट। लेकिन जब ऐसे सिचुएशन इन जनरल अगर अराइज हो गई तो फिर डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है, तो आपको पहले से उसका इवैक्यूएशन प्लान भी पता होना चाहिए।
because you are having a group. केवल सिंगल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आपको भाग करके वहां से निकल जाना है. फर्स्ट यू हैव टू safeguard your group, then the supervisor will go. Then recovery of casualties and chain of command. Recovery of casualties means अगर कुछ लेवल तक आपका वर्क डिस्कम्फर्ट हो गया है या डिले चल रहा है कुछ सर्टेन सर्कमस्टांसेस की वजह से, तो आप किस तरह से उस पर्टिकुलर थिंग को फुलफिल करेंगे. क्या आपके पास सफिशिएंट टाइम पीरियड है अपने वर्क को एक्सटेंड करने के लिए. तो अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो क्या आपने यूनिवर्सिटी से ऑलरेडी परमिशन ले रखी है. हमें 25th को वापस आना था, लेकिन इस तरह की कंडीशन के चलते हमें 5 डेज और एक्सटेंड करना पड़ा. तो ये सब चीजें भी प्रॉपर पहले से जो भी है, जो भी लेजिस्लेचर उस यूनिवर्सिटी का है या जो भी उससे रिलेटेड कंसर्न अथॉरिटीज है, ये सुपरवाइजर का वर्क है कि उससे रिलेटेड परमिशंस को वो ऑलरेडी लेकर आए. ठीक है. एंड फाइनली चेन ऑफ कमांड. चेन ऑफ कमांड का मतलब है कि अगर सुपरवाइजर और पार्टिसिपेंट्स का रेशियो प्रॉपर नहीं है तो पार्टिसिपेंट्स को फर्दर ग्रुप में जो कि डिवाइड कर दिया जाए और एक कम्युनिकेशन सिस्टम का ऑर्डर डिफाइन कर दिया जाए. सुपरवाइजर ए को कहेगा कि बी को कम्युनिकेट करेगा, बी सी को कम्युनिकेट करेगा और इस तरह से पूरे ग्रुप को जो कि मैसेज पहुंचाएगा. यस, दैट फूड सिक्योरिटी ड्यूरिंग फील्ड ट्रिप. अब फूड सिक्योरिटी की बात आ रही है यहाँ पे. इन जनरल टेक्निकली बताने के लिए यहाँ पे कुछ नहीं, बट यू हैव टू नो अबाउट दैट. नहीं, फूड सिक्योरिटी क्यों बताने के लिए? बिकॉज यू ऑल अवेयर विद दैट. कैसे अवेयर हो सकता है कुछ लोग अवेयर ना भी हो, तो इन जनरल इसलिए कहा कि यू ऑल आर एजुकेटेड वन. इन जनरल 70 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर जब रेज करता है, स्पेशली माइक्रोबायोलॉजी वाले जानते हैं, बैक्टीरियल ग्रोथ को वो फुल्ली सपोर्ट करता है. ठीक है. ह्यूमिड कंडीशन है, टेम्परेचर 70 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर चला गया तो व्हाट ऑब्वियस सी बात है, जो भी चीजें आप लेकर के जा रहे हो वो डैमेज है. ठीक है. तो ऐसी कंडीशन अराइज ना होने दें. और ऐसी कंडीशन अराइज ना हो उसके लिए इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? क्या इंपॉर्टेंट थिंग? गर्मी के दिनों में अगर आप ट्रैवल करते हो तो हम जरूरी थोड़ी जो बता रहे हैं आप उस चीज को फॉलो अप करके चलते हो. आप तो ऑलरेडी जानते हो कि आपको क्या करना है, क्या करोगे उसको अवॉइड करने के लिए. अभी मैंने सभी को पता है यस व्हाट यू हैव टू डू. सब वो फूड ऐड कर सकते हैं जो कि ड्राई होते हैं बेसिकली, क्योंकि जो मॉइस्चर कंटेनिंग फूड होते हैं वो कंटामिनेट जल्दी होते हैं. आप फूड के टाइप को चेंज कर दें. ठीक है. ऐसी चीजें जो मॉइस्चर कंटेन कर रही हैं उसको ना लें. एज फार एज पॉसिबल अवॉइड. ठीक है. लेकिन अवॉइड करते हो क्या? नहीं करते हो. लेकर के लोग नहीं कैरी करते हैं. तो अनदर पैरामीटर इज व्हाट, कि अगर इस तरह की चीजें हैं तो ऐसी डिवाइस आप रखिए जिसका टेम्परेचर रेस ना हो, कांस्टेंट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसको रखिए. ठीक है. कुछ कोल्ड अरेंजमेंट से रिलेटेड थिंग्स होनी चाहिए जिसमें वो खराब ना हो, प्रिजर्व रहे. क्लियर है ये चीज जो Yes, sir. एक चीज और है, some safe handling recommendations to prevent foodborne illness. तो सेफ्टी रिकमेंडेशंस जो इन जनरल है, सपोज आप कुछ पैक्ड फूड जो कि कहीं से परचेज कर रहे हो, अब फील्ड ट्रिप पे आप बाहर जा रहे हो, जरूरी नहीं जो आप बना करके लेकर के जा रहे हो या जिस कंडीशन में आपने रखा है उतने से आपका काम चल जाएगा. यू हैव टू परचेज फ्रॉम सम अदर प्लेसेस आल्सो. तो जो भी इस तरह के फूड आप परचेज कर रहे हो उस पे डेफिनेटली मेंशन होना चाहिए कि रेफ्रिजरेटेड कंडीशन क्या है और उसके बाहर निकालने के बाद कितने टाइम ड्यूरेशन है. ठीक है. Then care from wild animals. अभी फूड सेफ्टी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं
फूड सेफ्टी में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको नंबर फर्स्ट, फूड डिग्रेड क्यों हो रहा है, सेकंड थिंग आपको फूड टाइप क्या लेना चाहिए, और थर्ड थिंग अगर टाइप आप चेंज नहीं कर पा रहे हो तो ऐसी कंडीशन में कुछ आपके पास जो कि ऐसे डिवाइसेस होने चाहिए जो टेम्परेचर को रेगुलेट कर सके, ठीक है। केयर फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, स्पेशली अगर जियोलॉजिकल सर्वे के लिए कोई जा रहा है, ठीक है, जियोलॉजिकल और जूलॉजी, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनको ऐसे सर्वेस के लिए फॉरेस्ट में एंटर करना और वहां पे फिर इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया को उन्हें इम्प्लीमेंट करना। तो बेसिकली देयर आर so many attacking animals in that particular forest. तो one by one उनसे रिलेटेड क्या क्या पर्टिकुलर थिंग्स हैपन हो सकती है हम उस पे फोकस करेंगे। जैसे हम सबसे पहले arachnids and insects पे फोकस करेंगे। What is arachnids? कोई आइडिया? जो भी पर्टिकुलर थिंग्स जिनमें स्पाइनल कॉर्ड नहीं होते ऐसे इंसेक्ट्स जो मॉइस्ट कंडीशन में अपने आप को किसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पीछे छुपा करते हैं, दैट आर कॉल्ड एराकिनॉइड्स। तो एराकिनॉइड्स और इंसेक्ट्स में स्पेशली मॉस्किटोज तो नहीं, किन इंसेक्ट्स की बात चल रही है यहाँ पे, स्कॉर्पियन, ठीक है। तो उनसे जो कि है अपने आप को प्रिवेंट इस तरह से करना है कि नंबर फर्स्ट, पहली बात तो ऐसी कंडीशन अराइज ना हो जहां आपको जाना पड़े मॉइस्ट और जहां छुपने के चांसेस हो इंसेक्ट्स के, वहां केयरफुली आपको जो कि मूवमेंट रखनी है। सेकंड थिंग, अगर उनके कांटेक्ट में आ गए हो जो कि है और उनके बाइट से अफेक्टेड हो तो आपको क्या पर्टिकुलर प्रिलिमिनरी थिंग्स वहां पे करनी है। रैशेस अगर मान के चलो उनसे अगर आप हो रहे हैं तो कोल्ड वाटर आपके पास होना चाहिए, उसको तुरंत जो भी है वॉश आउट करने के लिए, क्योंकि रैशेस एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन लेकर के जो है आपकी बॉडी में स्प्रेड करते हैं। तो जितनी जल्दी उसकी वॉशिंग करोगे आप उसके इफेक्ट को एक पर्टिकुलर एरिया तक ही लोकलाइज करोगे, ठीक है। और अगर स्कॉर्पियो वगैरह के बाइट से रिलेटेड हो गए तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर पॉइजन को बॉडी में फ्लो नहीं करने देना, उसके नीचे के पोर्शन को टाई अप करना है, ठीक है, और फिर उस ब्लड को अगर पॉसिबल हो सके तो आप रिमूव करो। दिस इज द अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट फॉर बीज एंड बैट्स। सेम कंडीशन है बीज एंड बैट्स के लिए भी कि अगर पहली चीज तो यही है कि आप अवॉइड करेंगे कि ऐसी सिचुएशन अराइज हो, बट अगर ऐसी सिचुएशन अराइज हो रही है तो अल्टीमेटली आपको क्या उसमें पर्टिकुलर थिंग में रेमेडीज है। तो रेमेडीज अगर बहुत ज्यादा पॉइजनस सिचुएशन नहीं तो उसका यही है कि आप ब्लड फ्लो को प्रिवेंट करें वहां से किसी थ्रेड वगैरह से टाई अप करके, और उस पर्टिकुलर पोर्शन के ब्लड को स्मॉल अमाउंट में अगर रिमूव हो सकता है तो रिमूव आउट करें। इसके अलावा कुछ स्टिंग्स के एंटीडोट्स वगैरह होते हैं, उनको भी जो है आप ट्रीट में जाने से पहले। ये स्नेक्स एसोसिएटेड। अब यहाँ पे क्या है, जॉन्सी से रिलेटेड कोई कैंडिडेट है यहाँ पे? Yes. Any candidate from no. तो आपको ये पता होना चाहिए कि जितने भी वर्ल्ड में नोन स्नेक्स हैं उनमें से 90% पॉइजनलेस होते हैं, ठीक है। तो पॉइजनलेस कंडीशन है या पॉइजनस कंडीशन है कैसे पता लगेगा? डिटेल स्टडी होना चाहिए। स्टडी करने का टाइम नहीं है आपके पास, आपके प्रोजेक्ट वर्क की डिटेल स्टडी के लिए नहीं, मतलब अगर हम किसी उसमें जा रहे हैं फॉरेस्ट वर्क के लिए, फील्ड वर्क के लिए, तो एटलीस्ट पता होना चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि आपके पास एंटीवेनम है या नहीं, इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। और अगर स्नेक बाइट के बाद आपके ब्लड में कोई चेंजेस नहीं होते, आपकी बॉडी से किसी भी तरह के झाग वगैरह नहीं आ रहे, तो अल्टीमेटली क्या इंडिकेट कर रहा है, नॉर्मल, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या है कि जहां पे बाइटिंग है आप उस पर्टिकुलर थिंग को प्रिवेंट करें ब्लड लॉस।
और अगर इस तरह के सर्कमस्टांसेस हैं जो इसके अपोजिट है, मैंने बताया आपको जो कि है, तो ऐसी सिचुएशन में एंटीवेनम डेफिनेटली। अगेन जैसा इन्होंने बताया कि डिटेल, नॉट डिटेल्ड स्टडी, बट ऑन द जियोग्राफी ऑफ दैट यू मस्ट अवेयर कि उस पर्टिकुलर जियोग्राफी में इस तरह के स्नेक्स। Again, there are so many things here से associated. Important thing to begins. Already आप लोगों ने beard tails सुन रखे होंगे। भालू से कैसे बचते हैं लोग? Yes. किसी को तो पता है, यही उसकी रेमेडी भी है। सांस रोक के लेटने का क्या मतलब है? मरने का ना डर। सिंपल सी बात है। ये बेसिकली क्या करते हैं? नंबर फर्स्ट थिंग तो ये है कि जब भी इस तरह के फॉरेस्ट में कोई ट्रिप हो रही है, देखो आपस में डिस्कशन मत करो। अगर आपको कोई डाउट है, मैंने मना तो नहीं किया हंसने के लिए, आपको थोड़ा फनी लगा हंस लीजिए उस पे, बट अगर कोई डाउट है डायरेक्टली कम्युनिकेट। तो बियर एसोसिएटेड डेंजर जोन में क्या होता है कि अगर आप इस तरह की जगह पे ट्रैवल कर रहे हो, तो नंबर फर्स्ट थिंग, ग्रुप में सबसे पहले आप नंबरिंग रेज कर दीजिए। नंबरिंग रेज करने का मतलब एक पर्सन का 1, दूसरे का 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, सपोज 10 पीपल्स है, सभी को नंबर ऐड ऑन। वहां आपके हाईवे जैसे चौड़ी रोड तो है नहीं, सब इकट्ठे ट्रैवल कर रहे हैं, लाइन में ही ट्रैवल कर रहे हैं, और पीछे वाला अगर गायब हो जाएगा तो कैसे पता लगेगा? आगे वाला तो पीछे को कंट्रोल नहीं कर रहा। तो वहां रूटीन क्या होती है कि वो अपने नंबर बोलते चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 आया, 5 आया, 6 7 8 9 5 कहां है? देन स्टॉप देयर एंड फाइंड आउट वेयर ही वाज टू। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर प्रोसीजर वहां पे फॉलो अप किया जाता है, स्पेशली हियर एसोसिएटेड। सेकंड थिंग, हियर बेसिकली फॉल्स अटैक करते हैं। फॉल्स अटैक मींस इन जनरल को डराने की कोशिश करते हैं, अटैक नहीं करते, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर अटैक के चांसेस बन गए, आपको लग रहा है कि क्लोजर अप्रोच हो गया है, तो ऐसे केस में क्या करना है आपको, जो कि जो इन्होंने कहा, सांस रोक करके वहां लेट जाए, तो बस थोड़ी देर जो कि आपको सर्वे करेगा और उसके बाद चला जाएगा। लेकिन अगर आप इस चीज को नहीं कर पाए तो डेफिनेटली मान करके चलिए यू आर इन डेंजर। तो जितने भी पर्टिकुलर पर्सन इस तरह के जूलॉजिकल ट्रिप में जाते हैं, उनको इन सब की प्रैक्टिस होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट समवन इफ गोइंग फॉर सच काइंड ऑफ ट्रिप, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। rodents and small mammals, अब ये किस तरह से अफेक्ट करेंगे rodents and small mammals? अगेन rodents भी काटते हैं, ठीक है, और इनसे रिलेटेड, हाँ, स्पेशली चूहे जो भी पर्टिकुलर उस तरह के एनिमल्स होते हैं जो रेंज के चलते हैं, उनको हम बेसिकली रोडेंट्स की कैटेगरी में रखते हैं, और ग्रिटिंग की टेंडेंसी रहती है किसी भी चीज को चबाने काटने। इनसे सबसे बड़ा डेंजर किस चीज का होता है? प्लेग का। दे कैरी प्लेग, दे आर नोन एज प्लेग कैरी, ठीक है। तो अगर वो पर्टिकुलर एरिया इन पर्टिकुलर रोडेंट से अफेक्टेड है, तो पहली चीज तो ये है कि वो आपके जो भी आपका सामान है उनके कांटेक्ट में ना आए, क्योंकि वो आएंगे, आप उनको टच करेंगे, डेफिनेटली देयर इज चांस ऑफ प्लेग, हाई चांस ऑफ दिस, ठीक है। तो एक तो उनकी बाइटिंग नहीं होनी चाहिए, दूसरी उनका टच जितना हो सके आप प्रिवेंट करें एज फार एज पॉसिबल। ठीक है, उसके बाद है सेफ्टी रिलेटेड डोमेस्टिक एनिमल्स। अब डोमेस्टिक एनिमल से रिलेटेड सेफ्टी क्या है? आप गए हैं किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे, पर्टिकुलर हाउस आपको दिखा, हाउस में बोर्ड नहीं लगा रखा है बीवेयर ऑफ डॉग्स, देखते हैं ना, लिखा है, पर उसने जो किए पेट को उस तरह से हैबिटेट बना रखा है। तो जब भी इस तरह के लोकेशन में अनवांटेड, मान के चलो आपको प्यास लग गई, ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आ गई कि आप हेल्प लेने के लिए आप जा रहे हो, आपने ध्यान नहीं दिया, सीधे गेट खोला वहां का और अप्रोच कर गए,
तो ऐसे केस में क्या है कि अननोन प्लेसेस में पहले ये 100% एश्योर हो लीजिए इस तरह की कोई सिचुएशन है, देन यू हैव टू अप्रोच फॉर दैट पर्टिकुलर, ठीक है। तो पेट एनिमल्स से रिलेटेड, स्पेशली यहाँ पे कौन से डॉग्स, उनसे रिलेटेड जो भी वार्निंग्स है ऑलरेडी यू हैव अंडरस्टैंड वेरी वेल। रेबीज से रिलेटेड उनके डेंजर्स होते हैं, उस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको एक्टिविटीज करनी। प्लांट हैजर्ड्स, फॉरेस्ट में हो तो एनिमल के साथ साथ प्लांट के हैजर्ड्स के भी चांसेस रहते हैं। तो स्पेशली प्लांट पॉइजन किस तरह के होते हैं, कोई आइडिया किसी प्लांट पॉइजन का नहीं? हाँ बोलो, जब बोलोगे गलत बोलोगे तब तो मैं करेक्ट करूंगा। हाँ प्लांट पॉइजन से किसी तरह का डेंजर नहीं है, लेकिन यू आर नॉट कंज्यूमिंग सब लाइक और वहां कैक्टस पे वगैरह होते हैं, करने के लिए नहीं जा रहा। सो थॉर्नी प्लांट से में हो सकता है। बेसिकली जो पॉइजन ईवी प्लांट्स होते हैं उनके रेजिन्स बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं, आप केवल उनसे टच कर रहे हैं क्योंकि ये, तो उनके जो टिप्स होते हैं वो पॉइजनस रेजिन को कंटेन करते हैं, जिससे तुरंत जो कि पूरी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। इसी तरह कुछ पॉइजनस ओक प्लांट्स होते हैं जिनके टिप्स जो कि है उन रेजिन्स को कंटेन करते हैं। तो अगर इस तरह की कंडीशन रेज हुई तो रेजिन्स को अवॉइड करने का सबसे बेस्ट तरीका तो यही है कि आप सिंपल कोल्ड वाटर रखिए, तो एक लोकलाइज्ड एरिया में होगा, और फिर कोई भी पर्टिकुलर एंटी इंफ्लेमेटरी क्रीम लगा करके आप इस चीज को रिमूव आउट कर सकते हैं। तो बेसिक थिंग ये है कि जब भी उस पर्टिकुलर लोकेशन में आप वर्क करने के लिए जा रहे हैं तो वहां की ज्योग्राफी के बारे में आपको पता होना चाहिए, किस तरह के वेजिटेशन है प्लांट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उन वेजिटेशंस में कौन से पर्टिकुलर टाइप के पॉइजनस प्लांट्स अवेलेबल हैं जिनकी वजह से स्किन से रिलेटेड एलर्जीज हो सकती है, और उन चीजों को फिर हम ध्यान में रखते हुए अपने वर्क को कर सकते हैं। वॉशिंग विद फ्लैश नैफ्था, नैफ्था सॉल्यूशन इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर दैट। अगर बहुत ही सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस किसी पर्टिकुलर प्लांट से एसोसिएटेड है, जैसे मैंने नाम लिया था पॉइजन, तो कुछ पर्सन इतने ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं कि विद इन 5 मिनट्स और 10 मिनट्स उनकी डेथ हो सकती है। तो ऐसे केस में जो कि है नैफ्था सॉल्यूशन उनके पास होना चाहिए। Then safety measures during visit to library. Is there any need of any safety measure during visit to library? लगता है आप लोगों को लाइब्रेरी विजिट के लिए किसी सेफ्टी मेजर्स की नीड है? तो यहाँ पे जो लाइब्रेरी के जनरल कोड ऑफ कंडक्ट दे आर रिगार्डेड एज सेफ्टी मेजर्स, ठीक है। जनरल कोड एंड कंडक्ट्स क्या है? नंबर फर्स्ट, जो भी आपकी बिलोंगिंग्स है उसके लिए आप रिस्पांसिबल है, चाहे होने पे किसी को आप ब्लेम नहीं कर सकते। वर्क कर रहे हैं तो पीसफुली जो की है, कुछ स्टडी वर्क कर रहे हैं तो पीसफुली जो की उसको कंडक्ट करें। 4-5 लोग हैं तो ऐसा नहीं कि आपस में बात करना स्टार्ट करें, ठीक है। इसके अलावा फर्नीचर वगैरह वहां पे डिस्टर्ब नहीं करेंगे जिसकी वजह से कोई अनवांटेड साउंड वगैरह इस तरह से, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट करंट सिनेरियो में अब क्या सेफ्टी मेजर्स लाइब्रेरी के लिए आ गया है? कोविड, ठीक है। सोशल डिस्टेंसिंग से रिलेटेड जो जो पैरामीटर्स हैं ऑल अप्लाई इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन, क्लियर। सेफ्टी मेजर्स ड्यूरिंग विजिट टू विलेज, क्या क्या पर्टिकुलर सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए? क्या लगता है आपको विलेज के लिए अगर हम जा रहे हैं तो क्या सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए? आपको समझ में आ रहा है कि विलेज के ट्रैवल के लिए अगर हम जा रहे हैं तो क्या क्या सेफ्टी मेजर्स हमें लेने चाहिए? कॉमन मेडिसिन लेकर जाओ कुछ भी, डेफिनेटली, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज इतनी अच्छी मेडिकल अटेंशन वहां पे नहीं मिलेगा उस तरह से, इवन हो सकता है कि आपको स्टेराइल नीडल भी ना मिले, ठीक है। सेकंड थिंग, वहां के प्राइमरी हेल्थ यूनिट्स कहां पे सेटअप है उसके बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और
प्रॉपर सैनिटेशन भी नहीं होता तो उस चीज का भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, लैंग्वेज रिलेटेड लैंग्वेज, ठीक है, वहाँ के लोकेलिटी से एसोसिएटेड जो भी लैंग्वेज है आपके ग्रुप में से किसी एक मेंबर को उसके बारे में और कुछ चीजें जो की हैं तो बैंक और फाइनेंशियल से रिलेटेड बैंक वगैरह से अवेयरनेस देखना चाहिए कि बैंक वगैरह है कि नहीं, अदरवाइज कैशलेस नहीं जाए। तो उनके बारे में आपके पास प्रॉपर जो भी है सफिशिएंट इकोनॉमिक कंडीशंस होनी चाहिए उस चीज को मीट आउट करने के लिए उनकी रिलेटिव्स को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं यहाँ पे एक बार उसको पढ़ ले रहा हूँ, आपके माइंड में वो बनी रहेंगी। Keep a small flashlight with you so that you can help yourself if you are stuck in some dark area. Important thing, आपके पास टॉर्च जरूर होनी चाहिए। Don't travel with too many credit cards and avoid taking any edible items from strangers. Avoid eating anything from outside. Drink boiled water and check the seal and date of packaging. Keep your prescription medicines with you, क्योंकि वहाँ आपको फिर वो नहीं मिलेगी अगर आप certain conditions से affected हैं. Keep your hotel reception or friends informed about your whereabouts so that you can call them in case of emergency. ये हंसने की चीज नहीं है. Always you have to inform somebody. Beware of sharing your travel information in public, especially आप village के visit. Carry first aid supplies with you. Research and check about local weather so that you wear clothes accordingly. Maintain cleanliness and hygiene, especially in ecologically sensitive areas. Respect local culture and tradition. This is also one of the most important. वहाँ की local values क्या है उनको आपको respect देना. Hazard warnings. अब ये particular section आ गया ऐसा कि इसके बिना ये possible नहीं है. तो in general आप क्या करोगे इसके लिए जो कि है गूगल में जैसे ही डालोगे hazard warnings कुछ symbols आ जाएंगे. So you have to know about the symbols. ठीक है कि अगर स्केल विद बोन है तो वो डेंजर से एसोसिएटेड है. एस्ट्रिक्स मार्क लगा हुआ है वहां पे जो कि वो क्वेश्चन से रिलेटेड है. फैन जैसी असेंबली बनी हुई है वो रेडियो एक्टिव मटेरियल से एसोसिएटेड सिंबल है. ठीक है, तो जितने भी सिंबल्स हैं इन जनरल सिंबल्स क्यों इंपॉर्टेंट है कि कहीं पे किसी वार्निंग या क्वेश्चन को हमें बताना है तो कोई पर्सन उस चीज को पढ़ेगा तब वो अंडरस्टैंड करेगा. तो उससे बेटर है कि वहां पे एक सिंबल हम लोकेट कर दें तो सिंबल देखते ही उसके माइंड में चला जाएगा कि इस तरह के डेंजर को इन्फॉर्म है. ठीक है, दैट्स व्हाई द इंपॉर्टेंस ऑफ डेंजर पॉइंट. तो यहाँ जितने भी सिंबल्स हैं इंपॉर्टेंट यू हैव टू नो. कार्सिनोजेन अगर कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस है तो उसके लिए क्या सिंबल यूज करते हैं कोई आइडिया? कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस क्या होते हैं? कार्सिनोजेनिक तो एक सी बना करके जो कि है हाफ सर्किल ऊपर हाफ सर्किल नीचे. दिस इज द सिंबल फॉर कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस. वार्निंग जैसे वार्निंग लेवल्स की हम बात करें तो ये यहाँ पे इस तरह से जनरल क्राइटेरिया जो होता है वार्निंग लेवल्स को इंडिकेट कर देता है. किसी बॉटल पे अगर आप केमिस्ट्री से रिलेटेड है या जनरल साइंस के स्टूडेंट हैं तो बॉटल पे देखिएगा इस तरह से स्क्वायर बना रहता है और यहाँ पर सर्कल sometimes digits और sometimes alphabet has been placed. ठीक है, तो यहाँ मैंने A B C D इस पे लिखा है क्योंकि मैं बता सकूं कि किस पर्टिकुलर लोकेशन पे उस पर्टिकुलर थिंग के बारे में बताना है. चलो मैं ये बता देता हूँ क्या है.
ये जो पर्टिकुलर ए बी सी डी फॉर्म है और एरियाज डिवाइड किया हुआ है ए और बी पे इन जनरल जो भी है डिजिट्स लिखे हैं, ठीक है, और सी और डी पे इन जनरल हम ये लोकेशन पे अगर कुछ लिखा हुआ है तो उसको रेड फॉर्म में इंडिकेट किया जाता है, बी लोकेशन ब्लू फॉर्म में इंडिकेट होती है, सी लोकेशन व्हाइट फॉर्म में और डी लोकेशन ब्लू फॉर्म में, ठीक है। सर की कलरिंग डिफरेंट कलर्स होते हैं। जो रेड कलर का जोन होता है वो फ्लेमेबिलिटी से रिलेटेड एक्टिविटी होता है। कोई सब्सटेंस अगर फ्लेमेबल है तो उसके ऊपर रेड निशान बना करके उसको उंगली लगाना। येलो कलर से अगर रिलेटेड है कोई पर्टिकुलर सेक्शन तो वो रिएक्टिविटी को नहीं, ठीक है। व्हाइट कलर का कोई सेक्शन है वो स्पेशल नोट से एसोसिएटेड और ब्लू कलर से एसोसिएटेड अगर कोई है तो वो हेल्थ से एसोसिएटेड। ये इसकी मैं ये फाइल प्रोवाइड करा दूंगा, आप इसे देख लीजिए। देखते हैं ये जो पर्टिकुलर एरिया आप देख रहे हैं रेड कलर से एसोसिएटेड, इसको इंडिकेट कर रहा है फ्लेमेबिलिटी, येलो कलर से एसोसिएटेड है एक्टिविटी, व्हाइट कलर से एसोसिएटेड है स्पेशल नोटिस स्पेशल वार्निंग है, और ब्लू कलर से एसोसिएटेड जो है वो हेल्थ से, ठीक है। ये पर्टिकुलर जोन्स पे हम कुछ नंबर्स जोड़ते हैं 1 2 और जैसे जैसे उस पर्टिकुलर नंबर का रेंज बढ़ता जाए मींस से एसोसिएटेड रिस्क जो है कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस जितना ज्यादा डेंजरस होगा हाईएस्ट वैल्यू की फोर्स से, ठीक है, फ्लेमेबल है या रिलेटेड इश्यूज है या कोई केमिकल रिएक्टिविटी से एसोसिएटेड इश्यूज है तो उनको हम कलर कोडिंग के बेस पे जनरल है जो सब्सटेंस के लिए कोरोसिव है पॉलीमराइज होने की टेंडेंसी रेडियोएक्टिव दिस सिंबल इंडिकेट्स फॉर रेडियोएक्टिव। तो इन सब चीजों से रिलेटेड स्पेशल वार्निंग होती है बहुत स्पेशल फर्स्ट इंप्रूवमेंट ठीक है देयर मस्ट बी adequate number of fully qualified first aiders available in the और स्टार्टिंग लेक्चर में ही मैंने आपको बताया कि जो भी आप टीम बना रहे हैं उसमें एक दो मेंबर जरूर ऐसे होने चाहिए जिनको फर्स्ट एड से रिलेटेड कुछ ना कुछ करना, ठीक है। रखना एक अलग चीज है, उसको किस सिचुएशन में यूज करना है दैट इज डिफरेंट। और फील्ड वर्क इन आइसोलेटेड और रिमोट एरियाज ऑल पार्टिसिपेंट्स शुड हैव फर्स्ट एड ट्रेनिंग। There will be need to be at least 2 people who have attended medical training and at least one trained individual to accompany participants at all times. If there be plans to split the expedition into more than 2 groups, then more trained individuals will be required. जितने नंबर ग्रुप्स आप बनाएंगे आपने उसको एक ट्रेन पर्सन से
The risk assessment must identify the content and number of first aid kits required taking into account. क्या क्या हमें लेकर के चल रहा है? The nature of the injury, ill health that could be sustained. For example, use of equipment that could cause injury, terrain, poisonous flora and fauna, lack of potable water, etc. इनसे रिलेटेड सिचुएशंस को ओवरकम करने के लिए आपके पास व्यवस्था है. The standard of local health care. For example, in villages there may be no access to sterile needles and syringes, in which case these should be taken to be used in any primary health care. तो जिस भी अगर विलेज में अगर आप कहीं वर्किंग के लिए जा रहे हो तो वहाँ प्राइमरी हेल्थ केयर सेटअप किस लोकेशंस पे है, you must have an idea. The proximity to adequate medical process. इमरजेंसी केस में आपको पता होना चाहिए कि नियरेस्ट लोकेशन पे है. तो ऑलमोस्ट आपका जो भी टॉपिक है फिनिश हो चुका है.